हेलो क्लास 10th। आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं के गणित विषय का सेट बी हल करने जा रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सही विकल्प चुनिए। संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, एचसीएफ निकालना है किसका, 5 का और 10 का। तो 5 का और 10 का एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो 5 जो है वो हमारा 5 एकम 5 और 10 जो है वो हमारा 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5। तो 5 के फैक्टर्स आए हैं 5 इंटू 1 और 10 के फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 5 इंटू 1, या आप 1 को नहीं भी लिखेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है 5। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका, एचसीएफ इक्वल टू 5। तो देखते हैं 5 किस ऑप्शन पे दिया है, 5 दिया हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी पे, और ए है आपका 0, बी है 1, सी है 5 और डी है 10। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है 5। यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा है, क्या है इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, c/a b/c माइनस b/a या फिर माइनस a/c। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस b/a। थर्ड देखेंगे, रेखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के कोई हल नहीं होने की शर्त है। a1/a2 not equal b1/b2, a1/a2 equal b1/b2 not equal c1/c2, a1/a2 equal b1/b2 equal c1/c2, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको तीनों चार कंडीशन पता होनी चाहिए। ये होता है अद्वितीय हल का, ये होता है कोई हल नहीं है का, और ये होता है अनंत हल का। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 में हमसे पूछ रहा है AP 1 -1 -3 -5 में सार्व अंतर है। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। तो सेकेंड टर्म में हमारी 1 -1 और फर्स्ट टर्म में 1, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा, तो -1 एंड -1 हो जाएंगे -2। तो हमारा सार्व अंतर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए -2। फिफ्थ नंबर देखते हैं, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। एक भुजा का वर्ग, ठीक है, एक भुजा का वर्ग, मान लो ये त्रिभुज है ABC, तो एक भुजा का वर्ग, ठीक है, एक भुजा का वर्ग क्या बोल रहा है, यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, मतलब AB का वर्ग धन BC का वर्ग, ठीक है, इनके वर्ग के बराबर है, तो पहली भुजा, ये पहली भुजा ये वाली, इसके सम्मुख कोण ये वाला कितने अंश का होगा। तो हमको पता है कि ये क्या लग गई, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग गई। तो पाइथागोरस थ्योरम पे जो कोण होता है वो कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो ये क्या जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 6, बिंदुओं A1 - 2 और B -3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक होंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। क्या क्या बिंदु दिए हैं, 1 -2 और -3 4। तो ये आ जाएगा अपना x1 y1 x2 y2। तो दो बिंदुओं के मध्य बिंदु, मतलब कि x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो हमारा x1 कितना है 1 और x2 कितना है -3, ठीक है, /2। तो ये हो जाएगा -2/2, इट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, और सेकेंड हो जाएगा -2 + 4/2, तो ये भी आपका 2/2 मतलब कि 1। तो निर्देशांक कितने आ गए, 1, -1, 1। तो देखते हैं कि ये किस में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, हमें दिया है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थान भरिए। क्या करना है? रिक्त स्थान भरना है। 3 करनी 2 एक खाली स्थान संख्या है। तो 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमें पता है कि करनी 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो करनी 2 अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका 3 से जब मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका जो गुणनफल आएगा वो भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि px एक द्विघात बहुपद है, यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को वर्ग समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वर्ग समीकरण कहते हैं। किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो विविक्तर का मान क्या होगा? 0 होगा। समांतर श्रेणी a, a प्लस d, a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d डैश डैश का 10वां पद होगा। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। चौथे पद में 3d आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि 10वें पद में क्या आएगा? 9d हमारा आ जाएगा। तो 10वां पद क्या हो जाएगा? a प्लस 9d होगा। वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं हैं, खालिस्तान आकृतियाँ कहलाती हैं। मतलब दिखने में तो सेम होते हैं लेकिन इनकी आकृतियाँ क्या होती हैं? इनकी माप जो होती है अलग होती है। जैसे कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, दोनों ही दिखने में क्या है? समकोण त्रिभुज है। पर यदि जब आप इनको मेज़र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी मेज़र अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। मतलब माप में अलग होते हैं लेकिन दिखने में सेम होते हैं, मतलब इनका रूप समान होता है। तो ऐसी आकृतियाँ जो है वो समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं, जो सिर्फ दिखने में सेम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु 0,4 खालिस्तान अक्ष पर स्थित होगा। तो देखते हैं इसको, यदि हम ग्राफ में शो करेंगे तो ये रहा हमारा ग्राफ। यहाँ पे आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश। हमको शो करना है 0,4। तो ये किस अक्ष में आ रहा है? 0,4 y अक्ष पे हमारा आ रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है सही जोड़ी बनाइए स्तंभ 1 स्तंभ 2। पहला हमारा ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और मूल बिंदु के निर्देशांक। तो सेक स्क्वायर माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan स्क्वायर थीटा। सेकेंड है हमारा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। चलिए, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। नंबर 1 है थेल्स प्रमेय का कथन लिखो। थेल्स प्रमेय का कथन क्या है ये हमें लिखना है। चलिए देखते हैं थेल्स प्रमेय का कथन क्या होता है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, जैसे कि ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज की किसी एक भुजा, मतलब कि मान लो ये भुजा है, कौन सी? BC के समांतर अन्य दो भुजाओं के समांतर, इस भुजा के समांतर, ये हमने एक और लाइन खींची है, के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है और ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है। तो कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। मतलब कि AD/DB इक्वल हो जाएगा AE/EC के। इसी डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये बन गया, इसके समांतर ये हो गया। या फिर इसी डायग्राम को हम कैसे बना सकते हैं? इस डायग्राम को हम बना सकते हैं
ऐसे, तो इसके समांतर ये हो जाएगा। तो ये है आपकी थेल्स प्रमेय का कथन। चलिए आगे देखते हैं। यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10 करनी 3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो बोल रहा है एक 10 मीटर का पेड़ है, उसकी छाया 10 करनी 3 बन रही है, तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। ठीक है, तो देखिए मान लो ये 10 मीटर का पेड़ है, ठीक है, और इसकी छाया जो है ये 10 मीटर का पेड़ है और इसकी छाया यहाँ पे 10 करनी 3 की बन रही है। तो हमको ये कोण यहाँ का निकालना है। तो इस कोण को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan की वैल्यू रख देंगे। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने लगाया tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 10 और बेस कितना है tan√3, तो ये 10 से 10 कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो अब हम देख लेंगे कि 10 पे जो 1/√3 है वो वैल्यू किसकी होती है, tan 30 डिग्री की, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, इट मीन्स ये एंगल जो आएगा वो कितने डिग्री का आएगा, 30 अंश का आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 30 अंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विभक्तर का सूत्र लिखिए। तो विभक्तर का सूत्र होता है d = b² - 4ac, इसका आंसर हो जाएगा। वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये है हमारा वृत्त, ये वृत्त है, ठीक है, ये इसकी छेदक रेखा है, कितने बिंदुओं पे कट किया, 2 बिंदुओं पे कट किया। तो क्या जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 2। शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए, 1/3 पाई r² h। 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य क्या होगा। तो हम सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो गया 7 8 9 10 10 10 20 और टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5/5, तो 20/5 मतलब कि 4 इसका क्या आ जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य असत्य लिखिए। यदि ABC AP में है तो B = A + C = 2 है, क्या है, ये जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझे। मान लो एक समांतर श्रेणी 2 4 6 है, ठीक है, तो अब हमको B का मान निकालना है। तो B का मान निकालना है A + C करके, मतलब 6 + 2 करके, अपॉन में रखना है 2, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8/2 मतलब कि 4, जो कि किसकी वैल्यू है, B की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि B बराबर कितना होता है A + C/2 यदि कोई AP है तो। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, तो क्या जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर πr² होता है, जहां r गोले की त्रिज्या है, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये होता है इसका फॉर्मूला 4πr²। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है गोले का, ये तो गोले का क्षेत्रफल है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो ये है क्या, सत्य है। देखिए ये अनंत स्पर्श रेखाएं, इधर से खींच लो, इधर से खींच लो, इधर से खींच लो, ऐसे एक से ज़्यादा इसकी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो 0 ≤ P ≤ 1 सही है, ये क्या है, सत्य है। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, ये क्या जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, HCF 306,657 = 9 दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। देखिए 2 नंबर दिए हुए हैं और उसका HCF हमें दिया हुआ है, LCM हमें इसका निकालना है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है। चलिए मैं इसका सॉल्व आपको बता दूं कि इसका सॉल्व हमें कैसे करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ
2 नंबर। तो LCM हमें निकालना है इसका, और HCF हमें कितना दिया है, 9 दिया हुआ है, और 2 नंबर कितने दिए हैं, 306 और 657। तो LCM की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल जाएगी 306 × 657 अपॉन 9 करके। तो ये आ जाएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 9 3 जा 27 से ये कट, और यहाँ पे बच गया कितना 3, 9 4 जा 36। तो LCM आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन 34 और 657 का मल्टीप्लिकेशन करके निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कि इसका क्वेश्चन में और क्या दिया है। 6 के और में दिया है हमें, दर्शाइए कि 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमको ये दिखाना है कि 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, तो इसको सिद्ध करने के लिए ये है हमारा, क्या करेंगे हम इसके विपरीत मान लें कि 5 ऋण करनी 3 एक परिमेय संख्या। माना कि जो हमें दिया हुआ है 5 माइनस करनी 3 ये एक परिमेय संख्या है, अर्थात सहअभाज्य ऐसी संख्याएं A और B नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि परिमेय संख्या वही होती है जिसमें B की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। ज्ञात कर सकते हैं 5 ऋण करनी 3 बराबर A/B, तो क्या आ जाएगा 5 ऋण A/B बराबर करनी 3। तो करनी 3 बराबर 5 ऋण A/B, अर्थात A और B पूर्णांक है, ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। इसलिए 5 ऋण A/B एक परिमेय संख्या है, अर्थात करनी 3 एक परिमेय संख्या है। परंतु क्या होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो ये भी होगी, लेकिन हमें पता है विरोधाभास ये आता है कि करनी 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब है कि करनी 3 यदि अपरिमेय संख्या है तो हमारी कल्पना के कारण ये पूरा की पूरा एक विरोधाभास है कि ये एक परिमेय संख्या है, अतः 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम सिद्ध कर देंगे कि 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो 5 है और ऋण यहाँ पे करनी 3 का मान होता है 1.732। तो यदि इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये डेसिमल में वैल्यू आपकी मिलते चलेगी, आगे बढ़ते चलेगा। इसलिए ये जो है 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। संख्या 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए देखते हैं 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको 17 से भाग करेंगे। तो 17 से करने पे क्या, ये सीधे जाएगा आपका 17 से डिवाइड होगा। तो ये जाएगा 17 से कितने टाइम डिवाइड होगा, 17 4 जा, फिर 17 3 जा और 17 7 जा। ठीक है, फिर ये सीधे जाएगा 19 से 23 टाइम और 23 से 1 टाइम। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 7429 के 17 × 19 × 23। ये इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें पूछा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, 12 15 21 का HCF ज्ञात कीजिए। तो 12 15 21 का HCF ज्ञात करने के लिए चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 12 15 और 21, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 12 के क्या क्या फैक्टर मिले, 2 × 2 × 3। अभी आ जाएगा 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो 15 के क्या क्या मिले हमें, 15 के मिले 3 × 5। वैसे ही 21 का निकालेंगे तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो 3 × 7। तो हम देख सकते हैं कि सभी में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो इन तीनों का HCF कितना आ जाएगा आपका, इसका HCF आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 8। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग का और गुणनफल क्रमशः ऋण 3 और 2 हैं। तो आपको द्विघात बहुपद लिखना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनखंड दोनों आपको दिया हुआ है। तो शून्यकों का योग मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दी है -3 और अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू दी है 2। तो द्विघात का सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योग
इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आ जाएगा द्विघात बहुपद। तो ये आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखते हैं द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4x 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 के क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन पे आपको चाहिए कितना, 4 3 जा 12 और प्लस माइनस पे कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो 6 2 जा 12 हम यहाँ पर ले लेंगे। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, 3x, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2, यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, माइनस 2। तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा आ जाएगा x प्लस 2 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह x की वैल्यू आपको माइनस 2 और x की वैल्यू 2/3 आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्यक ज्ञात कीजिए। देखेंगे कि 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। तो यहाँ में से कॉमन क्या निकल जाएगा, 4u हमारा कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, u प्लस 2, यहाँ से 4u कॉमन तो बचा u, यहाँ से 4u कॉमन तो बचा 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो u इज इक्वल टू माइनस 2। वैसे ही 4u इज इक्वल टू 0, सो u इज इक्वल टू 0। आपकी ये दो वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। इसके और क्वेश्चन दिया हुआ है द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसके शून्यकों का गुणनफल तो हमें चाहिए प्रोडक्ट पे कितना, 6 4 जा 24 और प्लस माइनस पे 5 चाहिए। तो इसके लिए हम चूज़ करेंगे 8 और 3। क्या चूज़ करेंगे, 8 और 3, क्योंकि 8 और 3 का प्रोडक्ट होता है कितना, 24 और 8 माइनस 3 कितना होता है, 5। ठीक है, तो 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमारी स्टार्टिंग की टर्म से क्या निकल जाएगा बाहर, 4x निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x, और यहाँ से भी 4x निकला तो बचा है सिर्फ 2 माइनस, यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, दोनों पे 3 कॉमन है तो 3 कॉमन निकल जाएगा और माइनस साइन कॉमन निकल जाएगा। अंदर से हमने माइनस साइन कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बच जाएगा, प्लस, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x प्लस 2 अंदर हो गया। तो अब हमारे पास में x प्लस 2 जो है वो कॉमन हो जाएगा और 4x माइनस 3 सेकेंड ब्रैकेट पे आ जाएगा इक्वल टू 0। अब हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3/4। ये 2 इसके आ जाएंगे शून्यक। चलिए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। 3 बल्लों तथा 6 गेंदों की कीमत 3,900 रुपये है तथा 1 बल्ले एवं 3 गेंदों की कीमत 1,300 रुपये है। बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण कीजिए। तो हम क्या करेंगे, माना 1 बल्ले की कीमत x रुपये है तथा 1 गेंद की कीमत y रुपये है। तो 3 गेंद की कीमत 3x प्लस 3 बल्ले की कीमत 3x और 6 गेंद की कीमत 6y, दोनों की कीमत कितनी है, 3,900 रुपये। वैसे ही 1 बल्ले की और 3 गेंदों की कीमत कितनी है, 1,300 रुपये है। तो ये हमारे बीजगणितीय समीकरण इसके बन जाएंगे। चलिए 10 के और का क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 के और में हमें क्वेश्चन दिया है रेखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में यदि x बराबर -2 y बराबर 5 हो तो m का मान क्या होगा। यदि x की जगह पे -2 रखें और y की जगह पे 5 रखें तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, m का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए हमारे पास में इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस 3, m हमको निकालना है। x की वैल्यू हमें दी है -2 और y की वैल्यू दी है हमें +5। तो हम y इक्वल टू mx प्लस 3 में मान रखेंगे x की जगह पे और y की जगह पे।
y की जगह पे हमको रखना है 5 इजिकल टू x की जगह पे रख दिया -2m + 3, तो ये 3 उधर जाएगा तो क्या जाएगा 5 - 3 इजिकल टू -2m। इधर बच गया 2 इजिकल टू -2m, -2 इसके अपॉन पे चले जाएगा तो m की वैल्यू हो जाएगी -1। तो इस तरीके से y इजिकल टू mx + 3 पे वैल्यू रखने पर हमें m की वैल्यू मिलती है -1। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, समीकरण 2x² + 5x + 3 इजिकल टू 0 के विविक्तर का मान ज्ञात कीजिए। इसके विविक्तर का मान ज्ञात करना है, मतलब कि d की वैल्यू निकालनी है। तो d की वैल्यू निकालने के लिए ये हो जाएगा हमारा a2, b हो जाएगा 5 और c हो जाएगा 3। तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे इसका, d = b² - 4ac, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पे b की वैल्यू रख देंगे 5² - 4, जैसे कि वैसे a की वैल्यू हो जाएगी 2 और c की वैल्यू हो जाएगी 3। तो 5 5 जा 25, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो 25 - 24 = 1। तो विविक्तर का मान कितना हो गया 1 हो गया। चलिए इसके और में देखते हैं, और में हमें क्या क्वेश्चन पूछा है। इसके और में हमें पूछा है जांच कीजिए कि समीकरण 2x - 1 x - 3 इजिकल टू x + 5 एंड x - 1 द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, ये हमारा इक्वेशन था, ये 2x - 1 x - 3 = x + 5 x - 1। 2x का x में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2x², 2x का 3 में -3 पे मल्टीप्लिकेशन -6x, -1 का x पे मल्टीप्लिकेशन -x, माइनस प्लस 1 × 3 3। वैसे ही राइट हैंड साइड पे करेंगे x × x x², x × -1 -x, +5 × x 5x, ± -5 × 1 5। अब हम सबको वन साइड पे लेकर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x², ये -6x और -x 7x +3, x² इधर आ गया तो ये -x² हो गया, ये प्लस माइनस हो के +4x हुआ जो इधर आकर -4x हो जाएगा, ये -5 इधर आकर +5 = 0 हो जाएगा। 2x² - x² हो जाएगा x² -7x और -4x माइनस प्लस, तो ये आ जाएंगे 11x, +3 +5 कितने हो जाएंगे +8 = 0। अतः यहाँ पे देखिए इसकी घात कितनी है 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। प्रथम पद दस मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार के आधार से अभिष्ट दूरी 6 मीटर है। चलिए
तो ये हमारी जो हो जाएगी 10 मीटर की सीढ़ी हो जाएगी, क्योंकि सीढ़ी को हम दीवार पे कैसा करते हैं, झुका कर लगाते हैं। तो ये 10 मीटर की सीढ़ी हो गई, और ये 8 मीटर की जो है ये लंबी सी दीवार है जिसमें 8 मीटर की ऊंचाई पे क्या लगी है, सीढ़ी की, ये दीवार की खिड़की लगी हुई है। तो ये जो सीढ़ी है दीवार पे कितनी दूरी पे मिलती है, 8 मीटर की ऊंचाई पे मिलती है, जहाँ पे कितनी है, क्या है, खिड़की है। तो आपको सीढ़ी के पाद और दीवार के पाद के बीच की दूरी निकालनी है, जिसको हमने मान लिया x है। तो हम पूरा इसका डिटेल लिख लेंगे कि माना AB दीवार है जिसमें A पर खिड़की लगी हुई है, मतलब AB दीवार पे 8 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की है। दूसरा AC हमारी सीढ़ी है, AC सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है, और आधार BC में मतलब C से B की दूरी कितनी है, x मीटर है, जिसको अपने को निकालना है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो कोण B बन रहा है वो 90 अंश का कोण बन रहा है, जो कि एक समकोण है। तो यदि समकोण त्रिभुज मिलता है और जहाँ पे दो भुजाएं पता होती है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग हम लगा देंगे। तो AC का वर्ग मतलब कि 10 का स्क्वायर, AB का वर्ग मतलब कि 8 का स्क्वायर, प्लस BC का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और 8 का स्क्वायर होता है 64, प्लस BC का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 100 माइनस 64 हो जाएगा। 100 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 100 माइनस 64 मतलब कि 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो एक्स इज इक्वल टू 6, मतलब दोनों के पाद के बीच की दूरी, मतलब कि दोनों के निचले बिंदुओं के बीच की दूरी x बराबर कितनी होगी, 6 मीटर होगी। तो ये 6 मीटर हमारा क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि बिंदु A 6,1, B 8,2, C 9,4 और D P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, इसमें P का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा और BD निकालना पड़ेगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो AC और BD की वैल्यू हम निकाल देंगे और वहीं से हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, P की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्वेश्चन हमने पीछे एक सेट था आपका, सेट नंबर C, उसमें सॉल्व किया था। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे A के बिंदु क्या है। A के हैं 6,1, B के हैं 8,2, C है 9,4 और D है P,3। अब हम निकालेंगे विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। ठीक है, ये इस तरीके से समांतर चतुर्भुज आपका बनता है और ये इसके विकर्ण होते हैं। मान लो ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। तो A के निर्देशांक है 6,1, B के हैं 8,2, C के हैं 9,4 और D के हैं P,3। तो AC की डिस्टेंस, ठीक है, तो AC की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2, सॉरी इन दोनों के बीच की AC की, तो x1 प्लस x2 6 प्लस 9/2 कॉमा 1 प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू BD की 8 प्लस P अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 3 अपॉन 2। तो यह आ जाएगा 6 9 15 अपॉन 2 1 4 5 अपॉन 2 इक्वल 8 प्लस P अपॉन 2 इज कॉमा 5 अपॉन 2। तो अब इसको और इसको हम कंपेयर कर लेंगे। इसका मतलब 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 प्लस P अपॉन 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 इज इक्वल टू 8 प्लस P। तो P इज इक्वल टू 15 माइनस 8, ये हमारा इक्वल टू 7 आ जाएगा। इट मीन्स इस P की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का और का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे और पे क्वेश्चन दिया है, बिंदुओं
ए बी और ऋण ए ऋण बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी का समीकरण हमें लिखना पड़ेगा। माना बिंदु युग्म पी ए बी है, दोनों बिंदुओं को, एक को पी मान लिया, एक को क्यू मान लिया। तो पी कितना है माना हमने, ए बी है, और क्यू कितना है, -a, -b है। तो पी क्यू की दूरी के निकालना है। तो पी क्यू इजिकल टू अंडर रूट -a होल स्क्वायर प्लस -b होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो यह आ जाएगा -2a², ये भी माइनस माइनस प्लस, तो -2b² हो जाएगा। 2a का स्क्वायर मतलब कि 4², 2b का स्क्वायर -2b का स्क्वायर मतलब कि +4b का स्क्वायर। 4 दोनों पे कॉमन है, तो जो बाहर निकल जाएगा 2 पे, अंडर रूट a² b², ये आ जाएगी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है मान निकालिए sin 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65 का। चलिए ये है हमारा sin 25। अब हमारे पास में दिया था यहाँ पर cos 65, तो cos 65 को लिखते हैं cos 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा मतलब कि 25, इस फॉर्म पे लिख सकते हैं। वैसे ही cos 25, इसे भी हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे 90 माइनस 25। तो cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा। तो ये दोनों फार्मूले हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो ये हो गया cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह पे 25 है तो साइन 25, वैसे ही साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, थीटा की जगह पे 25 है तो cos 25। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 25 प्लस cos 25 इंटू cos 25, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 25 और cos स्क्वायर 25। तो साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी यहाँ पे सरसमी का लग जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये आइडेंटिटी से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। चलिए आगे देखते हैं इसके और का क्वेश्चन। यदि शेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 है और 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, 4a एक न्यून कोण है और a का मान ज्ञात करना है। ये भी दिया हुआ है कि सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 है। तो हम क्या लिखेंगे, सेक को कॉसेक के फॉर्म पे लिखेंगे। तो सेक को कॉसेक के फॉर्म पे लिखेंगे तो कॉसेक 90 माइनस थीटा के फॉर्म पे इसको लिख देंगे, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और ये अपना जैसे कि वैसे रहेगा कॉसेक a माइनस 20। तो यहाँ से कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया। अब आ गया आपका 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। अब 4a अपना इधर आ जाएगा और 20 इधर चले जाएगा, तो 20 माइनस का इधर प्लस में आ जाएगा, तो 90 प्लस 20 110, और a प्लस 4a 5a हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू 110/5, सो 22 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्या है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है, ठीक है, कितने मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक मीनार है जो सीधी खड़ी हुई है, ठीक है, सीधी खड़ी हुई है। उसके धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पे, पाद बिंदु कितनी दूर है, 15 मीटर दूर है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। ये हो गई मीनार जो कि ऊर्ध्वाधर खड़ी है, और इसकी मीनार के पाद से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे एक बिंदु है जिसका उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश का उन्नयन कोण बना रही है। तो हमको ये ऊंचाई h मानना है। तो क्या लिखेंगे इसमें, माना कि AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है, और जिसके बिंदु P से, जिसके पाद बिंदु B से C के बीच की दूरी 15 मीटर है, जो 60 अंश का कोण बनाती है। मतलब कोण BCA बराबर 60 अंश का है। अतः आपको क्या निकालना है, यहाँ का लंब निकालना है। अतः हम लगा देंगे tan 60 इज इक्वल टू h/15, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार।
ठीक है। तो परपेंडिकुलर मतलब h है और बेस कितना है 15 है, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो ये दीवार की ऊंचाई जो है वो कितनी आ जाएगी 15 करनी 3 ऊंचाई दीवार की आ जाएगी। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हमने सेट डी पे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको देख लेंगे। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन हमारे ऊपर के रह गए। क्वेश्चन नंबर 16, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। संगीता और रेशमा टेनिस खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। 0.62 प्रायिकता किसकी है? संगीता द्वारा मैच जीतने की। रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है? देखो, यदि संगीता जीतती है तो रेशमा हारती है, और यदि संगीता ये जीतेगी तो ये हारेगी, ठीक है। और यदि ये हारेगी तो ये जीत जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसके हारने की प्रायिकता होगी वो इसके जीतने की प्रायिकता होगी। तो जब हमें संगीता के जीतने की प्रायिकता दी हुई है तो हम संगीता के हारने की प्रायिकता निकाल लेंगे, और जो संगीता के हारने की प्रायिकता है वही क्या हो जाएगी? रेशमा के जीतने की प्रायिकता हो जाएगी। चलिए इसको हम हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 0.62। तो हारने की प्रायिकता 1 - 0.62, इसका मतलब कितना आ जाएगा 0.38। संगीता के हारने की प्रायिकता ही रेशमा के जीतने की प्रायिकता है। अतः रेशमा के जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता बराबर 0.38 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं इसके और का क्वेश्चन। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए पासे में कुल संभावनाएं कितनी होती हैं? पासे के फेंकने पर कुल संभावनाएं 6 होती हैं, जो है 1 2 3 4 5 6। अब उसने पूछा है कि 4 से बड़ी संख्या आने की घटनाएं। तो 4 से बड़ी संख्या सिर्फ 2 ही है, 5 और 6। तो कितनी हो जाएंगी घटनाएं? 2 हो जाएगी। अतः इसकी प्रायिकता 2/6 मतलब कि 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो या तो चित आएगा या तो पट आएगा। साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन है, एक सिक्के को उछालने पर कुल संभावनाएं 2 हैं, और वो 2 संभावनाएं हैं पहली हेड और टेल की, चित और पट की। चित और पट की। अब चित आने की घटना 1 है, एक बार में एक ही चित आ सकता है। चित आने की प्रायिकता 1/2, वैसे ही पट आने की प्रायिकता भी 1/2 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा हरा नहीं है? तो देखेंगे कि एक डब्बे में कुल कितने कंचे हैं? 5 8 4 मतलब कि सबका सम। तो कितने हो जाएंगे? 17 कंचे टोटल हो जाएंगे, जिसमें से हरे कंचे कितने हैं? 4 हैं। तो हरे कंचे की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4/17। और हरे कंचे नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 - 4/17। तो इसको क्या करेंगे? इस तरीके से हम हल कर लेंगे। डिब्बे में 5 लाल, 8 सफ़ेद, 4 हरे कंचे हैं। कुल कंचे बराबर 5 - 8 - 4 बराबर 17।
हरा कंचा आने की प्रायिकता, तो हरे कंचे कितने हैं, 4 है, तो 4/17। हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता तो क्या आ जाएगी, 1 - 4/17 = 17/4, मतलब कि 13/17 ये है हरे कंचे ना आने की प्रायिकता। इसको आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। टोटल 17 कंचे हैं, इसमें से 4 कंचे हरे हैं, तो कितने कंचे हरे नहीं हैं, 13 कंचे हरे नहीं हैं, तो सीधे इसकी प्रायिकता जाएगी 13/17। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17 का। और चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमने अभी देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसका सॉल्यूशन हमने सेट में देखा हुआ था, सेट सी पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये है वृत्त, ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु से, ये है किसी बिंदु से, ये इसकी स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा, ये है वृत्त का लंब, ठीक है, वृत्त का लंब, और ये वृत्त के केंद्र से इस पे लंब है और ये इसकी त्रिज्या है। तो इस त्रिभुज में माना कि ओ वृत्त का केंद्र है, एक स्पर्श रेखा BC है जो वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, ये तो सब दिया हुआ है, अब दिया हुआ है तो हमको ये सिद्ध करना है कि OP लंब है BC पर, OP लंब है BC पर, यह आपको बताना है। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो OC है वो ग्रेटर देन है किससे, OP से, क्योंकि OC जो है वो क्या है, त्रिज्या है वृत्त की, तो ये त्रिज्या है वृत्त की। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज OPC एवं त्रिभुज OPB में, ठीक है, OC बराबर OB, ये क्या है वृत्त की त्रिज्या, कोण POC बराबर कोण POB, कॉमन कोण है ना, उभयनिष्ठ कोण। फिर OP बराबर OP, उभयनिष्ठ भुजा, इसलिए त्रिभुज OPC सर्वांग सम है त्रिभुज OPB के बाई SAS से, ठीक है। अतः कोण OPC बराबर कोण OPB बराबर 90 अंश बाई CPCT। अतः OP लंब है BC पर, यही प्रूफ करना था, ठीक है। अब चलिए इसका और का क्वेश्चन देख लें। इसके और में क्वेश्चन दिया है, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो 2 सकेंद्रीय वृत्त मतलब कि जिनका केंद्र एक ही है, ठीक है, और उनकी त्रिज्याएं कितनी है, 3 सेंटीमीटर की है और 5 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो इस तरीके से आपका डायग्राम इसका बन जाएगा। ये देखिए, सकेंद्री मतलब कि एक ही केंद्र है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये बड़ा वृत्त और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये छोटा वृत्त। छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है, इसी की लंबाई आपको निकालनी है, ठीक है। तो हमको वही हम सारी चीज़ें लिख लेंगे कि O केंद्र वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त दिए हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः OQ बराबर 5 सेंटीमीटर और OM बराबर 3 सेंटीमीटर। यहाँ से हम चित्र से लिख लेंगे, जहाँ PQ बड़ी त्रिज्या वाले वृत्त की स्पर्श बिंदु M पर स्पर्श रेखा है, ठीक है, त्रिभुज OMQ पे, पाइथागोरस प्रमेय। तो MQ बराबर √OQ² माइनस OM², 5² माइनस 3², 25 माइनस 9 √16, कितनी आ गई वैल्यू, 4, इसकी वैल्यू 4 आ गई। अब हमको इसको पूरे को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, MQ की वैल्यू पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो आ जाएगी PQ की वैल्यू। तो PQ = 2 × MQ, तो PQ = 2 × 4 मतलब कि 8 सेंटीमीटर इसका आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। क्या है हमारे पास में, एक
त्रिज्य खंड है, 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, उसके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्व हम देखते हैं। ये देखिए, यदि ये हमारा वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर की, तो इस तरीके से इसका ये त्रिज्य खंड बन जाएगा, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो त्रिज्या कितनी दी हुई है, यहाँ पर बन रहा है 30 अंश का कोण। तो आर है हमारी 4 सेंटीमीटर, थीटा है 30 अंश, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे 30 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमारी दी हुई है 4, तो 4 × 4। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट और 3 से 36 12 टाइम कट, और ये आ जाएगा 4 से 3 टाइम 12 कट। अब जितनी वैल्यू बची है 22 × 4 ऊपर और नीचे 7 × 3, तो ऊपर आ जाएगा 88 और नीचे आ जाएगा 21, जिसको कैलकुलेट करने पे हमें वैल्यू मिल जाएगी 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 20 के और का देख लेते हैं। आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं। ये क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग का की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और ये जो 2 हैं ये अर्धवृत्त हैं। अब ये 2 अर्धवृत्त को यदि हम ऐसे लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। और इस वृत्त की का डायामीटर मतलब कि इस वृत्त का व्यास होगा जितना कि इस वृत्त की इस स्क्वायर की जो भुजा होगी वही इस वृत्त का व्यास होगा। तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये छायांकित भाग हमारा हमको मिल जाएगा। चलिए तो हमें जो दिया है वो हम नोट कर लें। वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, ये हमको 14 सेंटीमीटर दिए। अर्धवृत्त का व्यास 2r मतलब कि 2r, d इसको d भी लिखते हैं। 2r की वैल्यू दी है 14, यही जो इसका व्यास है वही वृत्त का जो स्क्वायर की साइड है मतलब वर्ग की साइड है, वर्ग की भुजा जो है वही वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास को आधा कर देंगे तो ये बन जाएगी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की। अब चूंकि छायांकित भाग निकालना है इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये अर्धवृत्त है और ये अर्धवृत्त है। जब 2 अर्धवृत्त को आप जोड़ देंगे तो ये संपूर्ण वृत्त बन जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा वर्ग की भुजा है a मतलब कि 14 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू आ गई 7 × 7, ये 7 से 7 कट। 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 154, जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः इस जो ये छायांकित भाग है ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पे हमसे बोला है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना कि बल्ले का मूल्य x और गेंद का मूल्य y है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 7x बल्ले और 6y बॉल, दोनों की कीमत हो जाएगी 3800 रुपये। वैसे ही दूसरा समीकरण बना लेंगे 3x + 5y = 1750। ठीक है, तो ये देखिए हमारा इसका सॉल्यूशन कि माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये है एवं एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो प्रश्नानुसार 7 बल्ले + 6 बॉल = 3800 रुपीज़। वैसे ही 3 बल्ले और 5 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी 1750 रुपये। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों समीकरणों को हल करेंगे। समीकरण 2 से यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यह आ जाएगा x = 1750 - 5y / 3 समीकरण 1 में रखने पर, इस मान को इस समीकरण पे रखने पर x की जगह पे, तो 7 × 750 - 5y/3 + 6y
इज इक्वल टू 3800। अब क्या होगा, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, 12250 माइनस 7 5 जा 35 प्लस 18y, ये 6 3 जा 18y हो जाएगा, और ये 3 इधर इसके 3800 के मल्टीप्लिकेशन पे चले जाएगा और हो जाएगा 11,400। 35y प्लस माइनस 18y हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 17y, और 12,250 उधर जाकर माइनस में हो जाएगा और ये बचेगा 850। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और y की वैल्यू हो जाएगी 50 रुपीज़। ऐसे ही हमको यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई। अब हम किसकी निकाल लेंगे, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो इक्वेशन हमको मिली है, यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट कर देंगे 5 × 50 करके। तो 5 × 50 मतलब कि 250। तो यह आ जाएगा 1750 माइनस 250 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1500 अपॉन 3। तो 1500 अपॉन 3 जब आप करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 500 रुपीज़। इसका मतलब x जो है, मतलब बल्ले का मूल्य जो है 500 रुपये प्रति है, और जो गेंद है उसका मूल्य 50 रुपये प्रति गेंद है। तो एक बल्ले की कीमत 500 रुपये और एक बॉल की कीमत 50 रुपये होगी। चलिए इसके और में हमें क्वेश्चन दिया है, रैखिक समीकरण युग्म 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 को विलोपन विधि से हल कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें विलोपन विधि का नाम दिया हुआ है, इसलिए इन समीकरणों को हमें विलोपन से ही करना है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। विलोपन विधि के लिए सबसे पहला समीकरण हमारा है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, समीकरण 1, और दूसरा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को 2 से, इस समीकरण को 2 से और इस समीकरण को 15 से गुणा करने पर, इस समीकरण को 2 से, इस समीकरण को 15 से गुणा करके जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 में किसका गुणा करना है, 2 का, 7 दूनी 14x, 15 दूनी 30y और 2 दूनी 4, और इसको किससे करना है, 15 से, तो ये 15x और 15 दूनी 30y और ये हो जाएगा 15 तिया 45। जोड़ना है तो साइन इसके चेंज नहीं होंगे, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों हो जाएंगे प्लस, तो ये आ जाएगा 29x। वैसे ये दोनों भी प्लस होकर 49 आ जाएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे 49 अपॉन 29। इसी वैल्यू को हम समीकरण पे 1 पे रख देंगे। तो समीकरण 1 पे समीकरण 2 पे रखेंगे, तो समीकरण 2 पे रखेंगे तो यह आ जाएगी x की वैल्यू प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 49 अपॉन 29। एलसीएम ले लेंगे तो 29 एलसीएम आ जाएगा, 29 का 3 पे मल्टीप्लिकेशन 87 माइनस 49 अपॉन 29, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे और ये 2 अपॉन पे जाएगा, तो 2 से ये 38 कट जाएगा आपका, तो y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29 हो जाएगा और x और y की ये वैल्यू हमको मिल गई। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं कि जो समीकरण है आपके वहाँ पे x की और y की वैल्यू रख दो। तो मैंने इसको समीकरण 2 से चेक किया है, समीकरण 2 पे मैंने x और y की वैल्यू रख दिया। तो x की वैल्यू थी 49 अपॉन 29 और y की वैल्यू है 2 × 19 अपॉन 29। दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई 3, जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप आंसर को चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के बराबर पदों में ज्ञात कीजिए। क्या करना है, पाई के पदों में ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन भी हमने सेट डी में किया हुआ है, आप इससे वहाँ से देख लेंगे। फिर है हमारा एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी हमने सेट डी पे सॉल्व किया हुआ है, आप वहाँ से इसे पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाता है। तो ये दिया है आपको टेबल और इसका क्या निकालना है, माध्य साक्षरता दर हमें ज्ञात करनी है।
माध्य साक्षरता दर ज्ञात करने के लिए हमने टेबल बना लिया है। साक्षरता दर लिख लिया है एक में, और एक में लिख लिया है विद्यार्थियों की संख्या, और एक कॉलम ने बनाया है वर्ग चिन्ह का XI का और दूसरा FI XI का। चलिए तो देखेंगे इन दोनों के बीच की XI की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके अपॉन 2, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू आ जाएगी 50। वैसी इसकी 60, इसकी 70, इसकी 80 और इसकी 90। अब हमें निकालना है, ये होती FI की वैल्यू और ये होती XI की वैल्यू, तो दोनों का प्रोडक्ट करके हमें यहाँ पे निकालना है। तो 3 × 50 150, 10 × 60 600, 11 × 70 770, 8 × 80 640, 3 × 90 270। अब हमें यहाँ पे निकालना है समेसन FI और यहाँ पे निकालना है समेसन FI XI। तो इसकी वैल्यू आ गई 35 और इसकी वैल्यू आ गई 2430। सामांतर माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। तो 2430 अपॉन 35 इज इक्वल टू हमारी आंसर आ जाएगा 69.43। तो यहाँ पे कैलकुलेशन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। तो ये टेबल हमको दी हुई है, क्या निकालना है, हमें बहुलक निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुलक के लिए हमने ये टेबल बना ली है, एक में जो दिया हुआ था आयु वर्ष और दूसरे में जो दिया था रोगियों की संख्या। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे ज़्यादा हम रोगियों की संख्या को चुन लेंगे, कितनी है 23, और यही वैल्यू हो जाएगी हमारी F1 की वैल्यू, इसके ऊपर F0 की वैल्यू और इसके नीचे F2 की वैल्यू, और L हमारा हो जाएगा 35 और H हो जाएगा हमारा 10। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे बहुलक का। तो ये देखिए हमने सारी वैल्यू यहाँ पे लिख ली है, L की, F1 की, F0 की और F2 की, और H की भी वैल्यू हमने रख ली है। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है Z = L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 × H। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दिया, L1 की 35 प्लस F1 की 23, F0 की, F2 की सारी वैल्यूज़ हमने रख दिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई 10। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारी Z = कितना आया 35 + 2 × 46 - 35 × 10, 35 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया 20/11, 35 + 1.82, तो ये आ गई हमारी वैल्यू 36.82। तो ये हमारा बहुलक हो गया, और इसी के साथ में हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व होते हैं सेट नंबर B के। थैंक यू।